धूपनगर एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी सुस्त रवि से बहती थी और वक्त जैसे दरख्तों की जड़ों में दफन हो चुका था। चारों तरफ बंजर जमीनें, बेआब व ग्यातीले और हवा में मिट्टी की लिपट। यहां के मकीन कम गो मगर हालात के मारे हुए थे। पानी की किल्लत, जमीन की बंजर हालत और शदीद गर्मी ने इस इलाके को गोया सावखा सा ख्वाब बना दिया था। इस गांव की एक खास बात थी। गांव के बीचों बीच एक तन्हा पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था। इसका साया इतना घना था कि जैसे किसी पुराने महल की दीवार हो जो सूरज की तपिश को रोककर एक अलग दुनिया का दर खोल देती हो। मगर अफसोस, वो साया भी सबके लिए नहीं था। ये दरख्त लाला रतन लाल के मकान के साथ उगा हुआ था, गांव का सबसे दौलतमंद मगर सबसे कंजूस आदमी। उसने इस दरख्त को अपनी मलकियत समझ रखा था। कोई इसके साए में बैठ जाए तो लाले का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। गांव का एक शरीफ मगर गरीब आदमी काशिफ धोबी वो रोजाना अपने काम में लगा रहता। इसका काम कपड़े धोना, उन्हें निचोड़ना, सिखाना और वक्त पर वापस देना था। ना वो शिकायत करता, ना किसी के काम में दखल, बस अपनी मेहनत का रिज़्क खाता। एक दिन की बात है, सूरज अपने पूरे जोबन पर था। हवाएं जैसे कहीं छप गई हों। परिंदे अपने घोंसलों में खामोश थे और इंसान पसीने में शराबोर। ऐसे में काशिफ लाला रतन लाल के घर से कपड़े उठाकर वापस जा रहा था। पीछे एक पुराना सा गधा जो कभी भी किसी हुक्म का पाबंद ना रहा था। लाला के घर से निकलते ही काशिफ की नजर बरगद के घने साए पर पड़ी। धूप में तपते जिस्म को साए का ख्याल ऐसा लगा जैसे किसी प्यासे को चश्मा नजर आ जाए। कुछ लम्हे सस्ताने की नीयत से वो दरख्त के नीचे आ बैठा। गधे को एक तरफ बांधा, अपनी चादर जमीन पर बिछाई और खुद लेट गया। पहली ही झोंके में नींद ऐसी आई जैसे मां की गोद में बच्चा सो जाए। अभी वो खर्राटे मार रहा था कि अचानक लाला रतन लाल घर से निकला। दरख्त के नीचे एक इंसान को लेटे देखकर उसकी आंखें बाहर निकल आए। उसने फौरन लाठी से काशिफ को जगाया और चीख कर कहा, ओए, यहां कौन सोने बोला था? ये मेरी जमीन है, ये मेरा दरख्त है, साया भी मेरा है। काशिफ हड़बड़ाकर उठ बैठा। पसीना, शर्मिंदगी और लाचारी सब इसके चेहरे पर अया थे। मुआफ कीजिएगा लाला जी, गर्मी बहुत थी, थोड़ा बैठा था। आंख लग गई। लाला गुस्से से भरा हुआ चीखा, साया भी कोई मुफ्त की चीज है, इसके लिए भी कीमत देनी पड़ती है। काशिफ ने हैरत से लाला को देखा जैसे वो कुछ समझ ना पाया हो। कीमत? हां, अगर इस साए में बैठना है तो कीमत दो। सोने के 1000 सके, लाला ने तंजना कहा, मगर उसके अंदर एक साजिश पनप रही थी। काशिफ ने कोई जवाब ना दिया, मगर उसकी आंखों में एक खामोश आग जलने लगी। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर आप वाकई बेचना चाहते हैं तो सौदा कर लीजिए। लाला के होंठों पर मुस्कुराहट आई। इसके जहन में सिर्फ सोने के सके थे, लेकिन वो ये न जानता था कि काशिफ ने दिल ही दिल में एक चाल चल दी है। गांव धूपनगर के लोग हैरत से लाला रतन लाल और काशिफ धोबी की बातें सुन रहे थे। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि काशिफ ने दरख्त के साए का सौदा कर लिया है। गांव की चौपाल में हर जबान पर यही चर्चा था। काशिफ जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी नाजिया इसके चेहरे की थकन और ख्याली कैफियत देखकर परेशान हो गई। उसने पूछा, क्या बात है काशिफ, आज बहुत आदास लग रहे हो? काशिफ ने झिझकते हुए कहा, नाजिया, मुझे तुम्हारे जेवरात गिरवी रखने हैं। नाजिया एकदम चौंक गई। क्या? क्यों? क्या कोई मुसीबत आ गई है? काशिफ ने सुकून से जवाब दिया, नहीं, मैंने बरगद के दरख्त के साए का सौदा कर लिया है, 500 सोने के सिक्कों में। नाजिया के चेहरे पर हैरत और गुस्सा यकजा हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कभी कोई साया खरीदता है?
ये कैसा बेवकूफी का सौदा है। मगर काशिफ का चेहरा पुरसुकून था। यकीन रखो ये सौदा मेरे हक में होगा। नाजिया गुस्से में बोली, तुम्हारे बाप दादा भी शायद ऐसी बेवकूफी ना करते। जेवरात बेचोगे, साया खरीदोगे, फिर क्या रोटी के लिए गांव में भीख मांगोगे। काशिफ ने इसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, सब्र करो नाजिया, अगर ये सौदा कामयाब हुआ तो हमारे सारे दिन बदल जाएंगे। नाजिया खामोश हो गई। उसने अपने जेवरात की पोटली लाकर काशिफ के हवाले कर दी। अगले दिन काशिफ गांव के सुनार के पास गया, जेवरात गिरवी रखे और 500 सोने के सके हासिल कर लिए। थैली भरी तो उसके चेहरे पर एक फैसला कुन चमक थी। मुआहदे की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। गांव के सरपंच की मौजूदगी में लाला रतन लाल और काशिफ धोबी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। लाला ने कलम से और काशिफ ने अंगूठे के निशान से अपनी रजामंदी जाहिर की। मुआहदे में दर्ज था, बरगद के दरख्त के साए को लाला रतन लाल 500 सोने के सिक्कों के एवज काशिफ धोबी को फरोख्त करता है। इस सौदे के बाद दरख्त का साया मुकम्मल तौर पर काशिफ की मलकियत होगा। अगर कोई फरीक मुआहिदा तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे दूसरे फरीक को 1000 सोने के सके बतौर जुर्माना अदा करना होंगे। गांव वाले ये मुआहिदा देखकर हैरत ज़दा थे। सब यही समझ रहे थे कि लाला ने काशिफ को चकमा देकर बेवकूफ बनाया है, क्योंकि आखिर साया तो हुआ है, ना हाथ आता है, ना रोका जा सकता। मगर कोई नहीं जानता था काशिफ सिर्फ साया खरीदने नहीं आया था, वो एक सबक बेचने आया था। इस दिन के बाद से काशिफ रोज दोपहर के वक्त अपनी चारपाई लेकर बरगद के साए में आता, गधे को बांधता और ठंडी हवा में लेट जाता। गांव के बच्चे भी इसके साथ खेलने लगे। काशिफ ने गांव के नौजवानों को भी बुला लिया। अब वो जगह सिर्फ काशिफ की नहीं रही थी, बल्कि हर किसी के लिए एक छोटा सा तफरीही मकाम बन चुकी थी। लाला रतन लाल को यह सब बर्दाश्त न हुआ। घर के अंदर कोई बात करता तो दीवार के इस पार काशिफ सुन लेता। जब लाला दोपहर में सस्ताना चाहता तो गधा शोर मचा देता। अगर बीवी बच्चों से कोई राज की बात करता तो बच्चे शोर मचाकर सारा माहौल खराब कर देते। लाला को एहसास होने लगा कि वो जिस साए को बेकार समझकर बीच बैठा, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। काशिफ हर रोज सूरज के साए के साथ अपनी चारपाई सरकाता रहता, कभी दीवार के करीब, कभी दरख्त के बीचों बीच, और लाला बेबस सिर्फ तकता रहता। धूप नगर में गर्मी अपने उरूज पर थी, मगर बरगद के साए तले एक अलग ही दुनिया बसी थी, जहां काशिफ धोबी रोज चारपाई बिछा कर लेटता, गधे की रस्सी चारपाई से बांधता और छांव में ऐसे मजे लेता जैसे कोई बादशाह अपनी सल्तनत में राज कर रहा हो। लाला रतन लाल, जिसने साए को बीच कर खुद को बड़ा चालाक समझा था, अब इसी साए की वजह से अपनी जिंदगी से बेजार हो चुका था। हर दिन इसके लिए एक नई आजमाइश बन चुका था। कभी काशिफ का गधा शोर मचाता तो कभी गांव के बच्चे चीखते चिल्लाते वहां खेलने आ जाते। जब लाला खिड़की खोलता तो गधे की बदबू उसके कमरे में दाखिल हो जाती। जब वो खाने बैठता तो दीवार के इस पार हंसी मजाक की आवाजें इसके कानों में जहर बनकर घुलती थीं। लाला का बेटा राजू भी परेशान रहने लगा। एक दिन इसने झंझला कर पूछा, अब्बा जान, ये धोबी रोज यहां तमाशा क्यों लगाता है? लाला ने नाक सुकेड़ते हुए जवाब दिया, ये सब मेरे गलत फैसले का नतीजा है। बीवी बोली, अपने तो कहा था कि साए से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अब तो घर में भी चैन नहीं। लाला ने बेबसी से कहा, क्या करता, मुफ्त के 500 सके हाथ आ रहे थे। घर के अफराद रोजाना झगड़ने लगे। लाला को पहली बार एहसास हुआ कि बाज़ चीजों की कीमत दौलत से ज्यादा होती है, जैसे सुकून। अलिफादेर काशिफ धोबी का राज दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। अब इसने अपनी चारपाई पर तकिया रखना शुरू कर दिया था, साथ में एक हांडी लटका दी थी जिसमें दोपहर का खाना गर्म रहता।
कभी वो छांव में बैठकर लोगों को कपड़े वापस देता, कभी बच्चों को कहानियां सुनाता। लाला के लिए ये सब गोया जलती पर तेल का काम कर रहे थे। एक दिन हद हो गई। काशिफ ने गांव के कुछ नौजवानों को बुलाकर कहा, भाइयों, ये साया अब सबका है, जो भी थक जाए आए, बैठे, सोए, कोई पाबंदी नहीं। ये सुनकर तो जैसे पूरा गांव बरगद के नीचे जमा होने लगा। बच्चे, बूढ़े, औरतें व सब वहीं आकर बैठने लगे। लाला का घरेलू सुकून मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इसका सहन अब सुनसान हो चुका था, क्योंकि हर कोई साए की छांव में वक्त गुजारना चाहता था, न कि कंजूस लाला के सख्त लहजे के नीचे। लाला की बर्दाश्त खत्म होने लगी। उसने सरपंच को बुलाया और गुस्से से कहा, सरपंच जी, ये धोबी अब हद पार कर रहा है। सरपंच ने सुकून से जवाब दिया, लाला जी, आप ही ने साए का सौदा किया था, वो कागज अभी भी मेरे पास है। लाला बोला, मगर ये मेरी जमीन पर बैठते हैं। सरपंच ने हंसते हुए कहा, साया भी जमीन के साथ चलता है। अब आपकी जमीन अगर साया के नीचे आती है तो क्या किया जाए? लाला गुस्से से खोल गया। उसने गुस्से में पीर पटकते हुए कहा, मैं धोबी से खुद बात करूंगा, अब नहीं बर्दाश्त। अगले दिन लाला खुद बरगद के नीचे आया, जहां काशिफ चारपाई पर बैठा हुआ था और गांव के दो बच्चे इसके गधे की पिच्छवाड़ पर रंग लगा रहे थे। लाला ने चीख कर कहा, ओ काशिफ, तुम यहां से हटो, ये जमीन मेरी है। काशिफ ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, लाला जी, मैं जमीन पर नहीं, साए पर हूं। साया मेरी मलकियत है। लाला झंझला कर बोला, मैं कहता हूं चारपाई उठाकर ले जाओ वरना। काशिफ ने हंस कर कहा, अगर साया हटवाना चाहते हो तो दरख्त कटवा दो, मगर याद रखो, दरख्त तुम्हारा है, साया मेरा। अगर दरख्त काटने की कोशिश की तो अदालत जाऊंगा। ये जुमला सुनकर लाला के होश उड़ गए। लाला रतन लाल अपनी दुकान बंद करके घर आया तो उसके चेहरे पर सख्त गुस्सा और परेशानी के आसार थे। गांव के लोग उसकी बेबसी का मजाक बना रहे थे। बच्चे तो अब उसे असाए वाला लाला कहकर छेड़ने लगे थे। वो सोचने लगा कि यह धोबी एक आम शख्स होकर उसे कैसे मात दे गया। अगले दिन लाला ने अपने बहनोई कलूब वकील को शहर से बुलाया। कलूब वकील का दावा था कि वो शहर में बड़े बड़े केस जीत चुका है। लाला ने इसे सारी कहानी सुनाई, मुआहिदा भी दिखाया। कलूब वकील ने मुआहिदा गौर से पढ़ा, फिर सर खुजाते हुए बोला, लाला जी, मुआहिदा तो साफ है, साया बेचा है, जमीन नहीं। और अगर आप मुआहिदा तोड़ते हैं तो आपको जुर्माने के तौर पर 1000 सोने के सके अदा करने होंगे। लाला का मुंह खिले का खुला रह गया। तो क्या मैं इस मुसीबत को सहे जाऊं? क्या कोई हल नहीं? कलूब वकील मुस्कुराकर बोला, एक ही हल है, या तो साया वापस खरीद लो या दरख्त कटवा दो। लाला ने गुस्से से दांत पैसे, दरख्त मेरे दादा ने लगाया था, इस पर कुल्हाड़ा कैसे चले? मगर जब रात भर गधे की आवाजें, बच्चों का शोर और दीवार के इस पार धोबी के कहकहे लाला को सोने ना दिया, तो उसने अगले दिन एक खतरनाक फैसला कर लिया। सुबह होते ही लाला कुछ मजदूरों को लेकर बरगद के दरख्त के पास पहुंचा और चीख कर बोला, आज ही ये दरख्त कट जाएगा, ये मुसीबत खत्म होनी चाहिए। काशिफ ने फौरन चारपाई से उठकर कहा, अगर दरख्त काटोगे तो तुम्हें अदालत में घसीट लाऊंगा, क्योंकि ये साया मेरे हक में फरोख्त हुआ है और दरख्त कटेगा तो मेरा नुकसान होगा। गांव के लोग जमा हो गए। किसी ने कहा, लाला जी, आपने खुद सौदा किया था, अब क्यों पछताते हो? किसी ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, लाला जी, साया बिक गया मगर अक्ल रह गई। लाला पसीने में शराबूर था, उसने मजदूरों को रोक दिया। वो जान गया था कि अगर दरख्त कटा तो एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा।
अब इसके पास एक ही रास्ता बचा था, मुआहदा खत्म करना और धोबी को जुर्माने के सोने के सके वापस देना। उसने चुपचाप सरपंच के पास जाकर दरखास्त की, सरपंच जी, मैं मुआहदा तोड़ना चाहता हूं। धोबी को इसके सके वापस देने के लिए तैयार हूं, जुर्माने के साथ, बस ये तमाशा खत्म हो। सरपंच ने सबके सामने ऐलान किया, लाला रतन लाल मुआहदा खत्म करना चाहते हैं। जुर्माने के मुताबिक 1000 सोने के सके धोबी को अदा किए जाएंगे। दूसरे ही दिन लाला ने बड़ी मुश्किल से जमा किए गए 1000 सके काशिफ को दिए और साय की मलकियत दोबारा अपने पास ले ली। काशिफ के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। उसने वही सके लेकर शहर गया, सुनार से अपनी बीवी के जेवरात वापस लिए और घर आकर नाजिया के हाथ पर रख दिए। नाजिया हैरान रह गई, ये सब कैसे हुआ? काशिफ ने हंसते हुए कहा, धूप में बैठकर साया बेचने वाले को आखिर साया ही ले डूबा। धूपनगर के गांव में अजीब खामोशी थी। वही लाला रतन लाल, जो कभी खुद को सबसे अक्लमंद और बाइख्तियार समझता था, अब शर्मिंदगी की चादर ओढ़े हर किसी की निगाह से छुपता फिरता था। उधर काशिफ धोबी की सादा जिंदगी अब वैसे ही चल रही थी जैसा पहले थी, कपड़े धोना, गधे पर लाद कर ले जाना, वक्त पर वापस करना। मगर अब उसकी नजर में एक नई रोशनी थी। वो न सिर्फ गांव के लोगों में मकबूल हो चुका था, बल्कि एक गैर तालीम याफ्ता शख्स होने के बावजूद उसने गांव को एक इखलाकी सबक सिखा दिया था। कुदरती नेमतों पर कोई इजारादारी नहीं रख सकता। एक दिन गांव के स्कूल के उस्ताद शफीक, जो खुद बड़ी उम्र के और दाना आदमी थे, काशिफ के पास आए और कहा, काशिफ बेटे, तुमने तो वो बात कर दी जो हम बरसों किताबों में पढ़ाते हैं। काशिफ मुस्कुरा कर बोला, मैंने तो सिर्फ साया खरीदा था उस्ताद जी, बाकी सब कुदरत ने सिखा दिया। उस्ताद शफीक ने पूरी जमात के सामने काशिफ को बुलाया। बच्चों ने तालियां बजाईं और काशिफ ने एक छोटा सा खिताब किया जिसमें कहा, धूप हो, बारिश हो, साया हो या हुआ, ये सब अल्लाह की अता है। उनका सौदागर बनना, उन पर काबिज होना या दूसरों से छीनना न सिर्फ जुल्म है बल्कि बेअक्ली भी। मैं अगर लालच में आता तो शायद अपना सब कुछ खो देता, लेकिन मैंने इस लालच को सबक में बदल दिया। ये जुमले बच्चों के दिलों में बैठ गए। दूसरी तरफ लाला रतन लाल ने भी अंदर ही अंदर तब्दीली महसूस करना शुरू कर दी थी। अब वो अक्सर बरगद के दरख्त के नीचे खड़ा होकर आने जाने वालों को सलाम करता, उनसे बातें करता और साया में बैठने से किसी को मना नहीं करता। एक दिन वो काशिफ के पास आया, हाथ में एक मटका थामे जिसमें लस्सी थी। काशिफ भाई, कुछ ठंडा पियो, साया अब सबका है। काशिफ ने हैरत से लाला की तरफ देखा, फिर मटका लेकर बोला, आपके इस अमल से तो आज साया और भी घना हो गया है। दोनों हंस पड़े। अब बरगद का दरख्त सिर्फ एक दरख्त नहीं रहा था, वो गांव की याद, सबक, इत्तेहाद और खैरसिगाली की अलामत बन चुका था। वहां बच्चे खेलते, बूढ़े बैठकर बातें करते और औरतें दोपहर की रोटियां लेकर आपस में बांटती थीं। लाला ने सरपंच से दरखास्त की, इस दरख्त के नीचे एक बेंच रखवा दें और एक तख्ती लगवा दें जिस पर लिखा हो, ये साया सबके लिए है, क्योंकि धूप सब पर एक सी पड़ती है। ये सुनकर सरपंच ने कहा, लाला जी, आपने बहुत बड़ी बात की। अब धूपनगर का असली साया आपकी नियत बन गई है।